गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। रोज़ शाम को हम 8 बजे मिलते हैं और पढ़ते हैं जनरल नॉलेज, जो कि हमारे एग्जाम्स RAMC देहरादून, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए यूज़फुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थॉट ऑफ द डे के साथ में। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अपने आप पे बिलीव करिए। अगर आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जो मंजिल है आप उसके बिल्कुल करीब हैं। थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है, हम अपने मंजिल को पा जाएंगे। इसी थॉट के साथ में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वंदे मातरम वॉज रिटन। वंदे मातरम जो है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और हम डिस्कस करते ही हैं कि वीडियो हमारा एक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है यहाँ देखने के लिए, बट अगर टोटल वैसे देखा जाए तो 40+ क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम वॉज रिटन, कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। उसके पहले हम चलते हैं, वंदे मातरम है क्या? ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। ये क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे हमारा ये हो गया। क्वेश्चन अगर पूछता भी है एग्जाम में, व्हाट इज अवर नेशनल सॉन्ग, तुम्हारा आंसर रहेगा वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो जैसे हम पढ़ते हैं वंदे मातरम, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा जो है वो आगे बढ़ते हैं कि चलो ये लिखा तो गया था संस्कृत लैंग्वेज में, बट इसकी स्क्रिप्ट क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी? जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो थी बंगाली। फिर मैंने वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंपॉर्टेंट में अगर टफेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि भैया वंदे मातरम जो है ओरिजिनल जब ये लिखा गया था तो ये लिखा तो गया था संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या थी? स्क्रिप्ट थी इसकी बंगाली। आगे बढ़ते हैं, ये किसने लिखा हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेशनल, जैसे हमारा नेशनल एंथम है जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ था, वैसे ही नेशनल सॉन्ग भी है हमारा। ये किसने लिखा हुआ था? इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक हम देखते हैं कितने नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, नाम है इसका वंदे मातरम। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। स्क्रिप्ट क्या थी? बंगाली थी। ये इन्होंने कौन सी बुक में इसको मेंशन किया था? कौन सी बुक में लिखा हुआ था? तो उस बुक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, ये इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन एक ये वाला था, इन विच लैंग्वेज वंदे मातरम वॉज रिटन। कौन सी लैंग्वेज में वंदे मातरम लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उसके अलावा हमने कितने पॉइंट्स और पढ़े हुए हैं यहाँ पे? 4 पॉइंट्स और पढ़े हुए हैं। लाइक अगर हमारे पास में वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें बढ़ जा रहा है, मुझे याद आ गया जस्ट। ये कब लिखा गया था? 1870s के आसपास में ये लिखा गया था। ठीक है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, बैम्बू इज अ टाइप ऑफ। बैम्बू, बैम्बू आपने देखा होगा। बैम्बू क्या है? ट्री है, श्रब है, ग्रास है या वीड है? ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रास है। बैम्बू जो है वो घास होती है, वो कोई पेड़ नहीं होता है, घास होती है। चलिए नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? आई होप आप लोगों ने बड़े बड़े फूल देखे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फूल होता है, लगभग वो इतना बड़ा तो होता ही है। मतलब अगर मैं ऐसे तो हाथ से बता रहा हूँ, लगभग 3 से 4 फुट बड़ा फूल होता है वो। ठीक है ना? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा स्मॉलेस्ट फ्लावर, अगर हम बात करते हैं यहां पे स्मॉलेस्ट की, तो वो कौन सा होगा? उसका नाम है वोल्फिया। वोल्फिया, वोल्फिया जो फ्लावर है वो दुनिया में सबसे छोटा है, और सबसे जो बड़ा फ्लावर है उसका नाम क्या है? रेफ्लेशिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ था लक्षद्वीप के बारे में। कवराती की क्या है? इसकी कैपिटल है। तो लक्षद्वीप जो है वो कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? ये टोटल जो है वो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। सिंपल है, याद करने में आसानी रहेगी आपको। 36 जो है वो लक्षद्वीप 36 जो है वो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के अंदर।
लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा आंसर होगा यहां एनीमोमीटर। अनीमोमीटर जो है इस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं कहां पे? वेलोसिटी को, किसकी वेलोसिटी को? विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। हमारा एक पॉइंट यहां पे बन रहा है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? हम करते हैं इंटेंसिटी ऑफ हीट। यदि कोई ऑब्जेक्ट हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कितनी इंटेंसिटी की हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें किससे पता पड़ेगा? वो हम मेजर करेंगे कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर इन एयर। हवा में कितनी वाटर वेपर है या फिर ह्यूमिड कितना है, वो हम किससे मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, थोड़ा सा लंबा वर्ड है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ना? तो ये किससे करते हैं? टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन एक टोटल अगर हम पॉइंट देखेंगे तो हमने 4 पढ़े हुए हैं। पहला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड की वेलोसिटी को नापने के लिए एनीमोमीटर। कैलोरीमीटर जो है वो किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ये इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए या फिर इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए पायलट कहां होता है? ये एयरप्लेन्स में होता है। ट्रेन ड्राइवर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। कैप्टन कहां पे होता है? ये शिप्स में होता है। कैप्टन शिप्स में होते हैं, जो शिप्स को चलाते हैं, जो एयरप्लेन्स को चलाते हैं वो पायलट कहलाते हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? लोको। जो ट्रेन का इंजन है उसको लोको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लोको को चलाने वाला जो पायलट होगा वो लोको पायलट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर। कितनी कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया अपना जो बॉर्डर है ना, इसको लैंड बॉर्डर कर लीजिए। लैंड बॉर्डर्स, कितनी कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया अपना लैंड बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है हमारे पास में कितनी? 7। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली है अफगानिस्तान। दूसरी कौन सी है? पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है? भूटान। चौथा कौन सा है? चाइना। फिफ्थ कंट्री कौन सी हो जाएगी हमारी? नेपाल, ठीक है। सेवेंथ कंट्री कौन सी है? म्यांमार। और सेवेंथ कौन सी है? बांग्लादेश। ये हमारी 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया क्या करता है? अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन इंडिया के साथ में 2 और ऐसी कंट्रीज हैं जो कैसे उनके पास में है, साउथ में है लेकिन पास में है। वो कौन सी हैं? इंडिया के साउथ में 2 कंट्रीज हैं, एक का नाम है श्रीलंका और दूसरे का नाम है मालदीव्स। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था, विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? टोटल 7 कंट्रीज के साथ में इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा इंडिया के साउथ में 2 और कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? एक श्रीलंका है और एक मालदीव्स है। ये आइलैंड कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया इज। सदर्न इंडिया की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? इसका आंसर है हमारा गोदावरी। गोदावरी जो है वो सदर्न इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? इसका नाम है गैंजेस या फिर गंगा। गैंजेस या फिर गंगा।
टोटल लंबाई अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेट तो कितनी होगी, गंगा की जो टोटल लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर्स। गंगा नदी जो है 2500 किलोमीटर लंबी है और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम है गोदावरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ वो चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु इज नोन एज द मेट्रो मैन इन इंडिया। इंडिया में मेट्रो मैन के नाम से इनमें से किनको जाना जाता है, हमारा सही आंसर होगा ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो है वो इंडिया के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। आपके लिए इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिए, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको हम जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ के मून से भी छोटा है, तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो मरकरी है वो अर्थ के, उसका साइज जो है वो अर्थ का जो मून है, हमारा मून है, उससे भी छोटा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया में सबसे साफ सुथरी सिटी कौन सी है, तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है वो इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस वैसे सभी को पता है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें क्रिसमस जो है वो वहां के गर्मियों के मौसम में मनाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको अर्थ के ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, हमने काफी बार पढ़ा हुआ है। इस प्लैनेट का नाम है वीनस, और इसके साथ में 2 पॉइंट, पहला इसको मॉर्निंग स्टार, और दूसरा क्या है, इसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो वीनस जो है वो हमारी अर्थ का कैसा है, ट्विन प्लैनेट है। दूसरा क्या है पॉइंट कि इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द व्हाइट इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स। इंडियन नेशनल फ्लैग में हमारे टोटल जो कलर्स होते हैं, 3 स्ट्राइप्स होती हैं, पहली सैफरन, दूसरी व्हाइट और तीसरी ग्रीन कलर की होती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसमें व्हाइट कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रूथ। बात करेंगे हम सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट करने वाला कलर कौन सा है, यह है सैफरन, केसरिया कलर। और इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, ये करता है ग्रीन कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, हमने पढ़ा हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ की, तो लुम्बिनी में जो है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का बर्थ हुआ था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा बोध गया। बोध गया हमारा सही आंसर है, यहां पे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था इनको, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सरमन, हिंदी में इसको बोलते हैं उपदेश। चलिए, और कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है, इनका महात्मा बुद्ध का रेस्टिंग प्लेस है, मतलब यहां पे इनकी डेथ हुई थी, रेस्टिंग प्लेस, या फिर हम बोल सकते हैं डेथ। तो एनलाइटनमेंट, ये 4 जगह जो ऑप्शन में दे रखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट जगह है महात्मा बुद्ध के रिगार्डिंग। पहला कौन सा है, लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया हुआ था, और कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलमान रश्दी वन द बुकर प्राइज फॉर विच बुक। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस पे गौर कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस जो हमने लास्ट पढ़े हुए हैं उनसे ही रिलेटेड आगे पीछे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो RIMC हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, या फिर RMS हो। तो ये भी क्वेश्चन वहीं से ही आया हुआ है। सलमान रश्दी हमने पहले पढ़ा हुआ है, अरुंधति राय भी पढ़ा हुआ था, रस्किन बॉन्ड भी पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, सलमान रश्दी
वन द बुकर प्राइज फॉर विच बुक, कौन सी बुक के लिए सलमान रश्दी को बुकर प्राइज मिला हुआ था? तो हमारा आंसर होगा यहाँ मिडनाइट चिल्ड्रन, सही आंसर होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये बुक है, इनके राइटर कौन है? सलमान रश्दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, हमने सभी ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका आविष्कार किसने किया था? ये किया हुआ था थॉमस एल्वा एडिसन ने। और बल्ब के अलावा इन्होंने जो आविष्कार किया हुआ था वो ग्रामोफोन का भी आविष्कार इन्होंने किया हुआ था, ग्रामोफोन। चलिए, तो अगर वो पूछता है, थोड़ा सा टफ कर देगा, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ही अगर उसको जानना है तो वो आपसे बल्ब नहीं पूछे, वो पूछ लेगा कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया होता, वो डिस्कवर्ड ग्रामोफोन। तो हमारा भी वहां भी आंसर क्या होगा? थॉमस एल्वा एडिसन ही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हमने पढ़ा हुआ है, इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया हुआ था? ये किया हुआ था टेलीफोन का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने क्या किया था? मैरी क्यूरी ने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो इन्होंने खोजे हुए थे। उनके नाम क्या क्या है वो देखते हैं। इनका नाम है, एक है पोलोनियम, पोलोनियम, और दूसरा है रेडियम, रेडियम। मैरी क्यूरी ने जो है 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खोजे हुए थे, इनका डिस्कवरी करी हुई थी। वो क्या है? पोलोनियम और रेडियम। नेक्स्ट हमारा सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या डिस्कवर किया हुआ था? ये डिस्कवर किया हुआ था रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? आंसर हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। दूसरा इन्वेंशन क्या था? काफी सारे इन्वेंशन इन्होंने करे हुए थे। अभी हम ग्रामोफोन पढ़ते हैं, ग्रामोफोन इन्होंने ग्रामोफोन भी इन्वेंट किया हुआ था। इसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार किया हुआ था। मैरी क्यूरी ने क्या किया? मैरी क्यूरी ने डिस्कवरी करी हुई थी। बहुत डिफरेंस है डिस्कवरी में और इन्वेंशन में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया हुआ था? पोलोनियम और रेडियम नाम के एलिमेंट्स। और नेक्स्ट लास्ट हमारा जो ऑप्शन था सीवी रमन सर, सीवी रमन ने क्या किया हुआ था? इन्होंने डिस्कवरी करी हुई थी रमन इफेक्ट की। ये एक लाइट का इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डिस्कवरी और इन्वेंशन में, इनमें अंतर क्या होता है? डिस्कवरी किसी भी चीज की, पहले तो हम इन्वेंशन की बात करते हैं। इन्वेंशन हम कभी भी, जब भी हम इन्वेंशन करते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट में जो हमारे पास में रॉ मटेरियल्स होता है उससे कोई हम नई चीज बनाते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो हमने पढ़ा हुआ था कि अभी ही जस्ट पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया होता है। इसका मतलब हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही टंगस्टन होगा, हमारे कांच होगा, उनको असेंबल करके जो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम बल्ब बोलते हैं, तो वो कैसा है? वो हमने कोई नई चीज बनाई हुई है। बट डिस्कवरी में क्या होता है? डिस्कवरी में कोई चीज हम खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो पहले से ही अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में होती है, हमसे पता लगाते हैं कि हाँ हमारे एनवायरनमेंट में ये चीज भी है, वो होती है डिस्कवरी। तो जब भी कोई भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद है, हम उसका पता लगाएंगे, वो डिस्कवरी होगी। और जब भी हम कुछ चीजों से मिला जुला कर एक नई चीज बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम इन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड एचिंग लिम्स? ऐसी कौन सी विटामिन की कमी है जिसकी वजह से हमें क्या होता है? हमारे जो मसूड़े हैं उनमें से खून आता है, और क्या होता है? और हमारे जो घाव हैं वो देर से भरते हैं, और क्या होता है? हमारे हाथ पैरों में जो है शरीर में वो खुजली होती है। तो ऐसा जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन सी। आप हमें कमेंट में बताइए, हमने लास्ट अपने वीडियोस में पढ़ा हुआ है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसको बोलते हैं स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए। देखिए जो सही आंसर होगा मैं उसको बॉक्स कर देता हूं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी मैं एरो लगा के उसके सामने बता देता हूं। ये बात अगर आपको लगे कि इनमें से आंसर कौन सा है, तो आंसर वो होगा जो बॉक्स के अंदर बंद होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो एरो लगा के आपको बताता हूं। तो यहां है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है? इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से जो हमें होता है वो होता है स्कर्वी। नहीं, आई थिंक स्कर्वी नहीं है। विटामिन बी मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है, इसको रोकते हैं। विटामिन बी अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुरंत के तुरंत। विटामिन डी।
विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है विटामिन सी, स्कर्वी हो गया। विटामिन डी जो है रिकेट्स है, RICKETS, रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें इंडिया के जनरल साहब कौन थे, आर्मी चीफ कौन थे? तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, हमारा आंसर है यहाँ जनरल फील्ड मार्शल SFJ मानेकशॉ। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं रिज्यूम करता हूँ। Who was the chief of army staff during the Indo-Pakistan War of 1971? हमारा आंसर रहेगा फील्ड मार्शल SFJ मानेकशॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? जो फेमस मीनाक्षी टेम्पल है वो कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा मदुरई। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। ये कौन से स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। इसके स्टेट का नाम है तमिलनाडु। यहां से और भी है उज्जैन। उज्जैन में कौन सा टेम्पल है, फेमस टेम्पल है? ये है महाकाल, महाकाल टेम्पल, महाकालेश्वर इसको बोलते हैं। बनारसी में कौन सा है? काशी विश्वनाथ। और रामेश्वरम में कौन सा टेम्पल है? रामेश्वरम में हमारा रामेश्वरम टेम्पल ही है। रामेश्वरम टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में, ऑप्शंस में जो है वो लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सही न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट 22 नंबर, नेम द होली बुक ऑफ पारसीज। पारसीज एक कम्युनिटी है ना। इसकी जो होली बुक है, पारसीज जो रिलीजन है, इनकी होली बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है ज़ेंद अवेस्ता, है ना। बाइबल जो है वो कौन से रिलीजन की होली बुक है? इसका नाम है क्रिश्चियंस रिलीजन। कुरान जो है वो इस्लाम, और गुरु ग्रंथ साहब सिख रिलीजन। ज़ैंद अवस्था जो है वो रिलीजियस बुक है, होली बुक है, कौन से रिलीजन की? पारसीज की। नेक्स्ट आगे है, विच स्कूल नेम इज एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू? कौन सा स्कूल है जिसके जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम के साथ में एसोसिएट करता है? हमने सभी ने नाम सुना हुआ है, उसका नाम है नवोदय स्कूल। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। JNV, ठीक है। तो जवाहर नवोदय जो स्कूल है, नवोदय विद्यालय जो स्कूल है, नवोदय स्कूल है, वो किससे एसोसिएटेड है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में या कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा आंसर यहां होगा लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और है, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडिया में पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? तो उनका आंसर है, उनका नाम है जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप इनका नाम है, जिनको इंडिया में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ? जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं
उनको कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है? तो इसका आंसर होगा टोटल 6 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, 6 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा जब आया हुआ है तो इंडियन पार्लियामेंट की भी बात कर लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउसेस होते हैं? अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की, तो वैसे 2 हाउसेस होते हैं, लेकिन हम काउंट 3 करते हैं। कैसे 3 करते हैं वो देखते हैं। पहले हमारा होता है, आपने रोज लोकसभा और राज्यसभा सुना होगा, हो सकता है कि आपने तीसरा हाउस का नाम भी सुना हुआ हो, उनका नाम है द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है ये एक हाउस की तरह काम करते हैं। दूसरा है हमारा फर्स्ट, सेकंड हो गया हमारा राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स भी इसको बोला जाता है। और तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है? इसको बोला जाता है लोकसभा, है ना। तो इंडियन पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं? 3 है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे ये है कि राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बोलेंगे विच हाउस इज नोन एज अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो हमारा आंसर होगा राज्यसभा। जैसे ये अपर हाउस है तो अंडरस्टूड है कि लोकसभा कौन सा हाउस होगा? लोकसभा जो हाउस होगा वो लोअर हाउस होगा, लोअर हाउस। अगेन यहाँ पे हमने 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करे हुए हैं। अगर इसको देखा जाए तो एक ही पॉइंट है, 2 यहाँ कंप्लीट होंगे, 3 और एक चौथा जो हमारा सेल्फ क्वेश्चन ही था कि टोटल जो है मेंबर्स जो है राज्यसभा के, उनका टेन्योर कितना होता है? उनका टेन्योर होता है 6 साल का। चलिए एक और आया यहाँ पे, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर है 6 इयर्स, तो लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना हो जाएगा? 5 इयर्स, ठीक है ना। तो लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो है वो 5 साल के लिए होता है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। लगातार हम मेहनत करते जा रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी मेहनत करते रहिए, जीके हमारे साथ में पढ़ते रहिए। हमें कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए कितना यूजफुल है ना। जब आप कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, तभी हम एनकरेज होंगे आगे और वीडियोस आपकी क्लासेस लेके आने के लिए। फर्दर टाइम में आगे आपके फ्यूचर में जो है वो क्लासेस आपकी सोशल स्टडीज़, उसके अलावा मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग की भी क्लासेस आगे आएंगी। तो आप हमें कमेंट करके और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स की और कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लासेस चाहिए। उसके अलावा जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे आए हुए हैं पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरीके से जो हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं हम आप तक डेली पहुंचते रहें और डेली आप हमारे साथ में मेहनत करते रहें। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे अपने कल के सेम टाइम पे 8 बजे के टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।